नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके साथ 10 जून 2022। बात तो होनी चाहिए आज राज्यसभा चुनाव की, जिसमें राजस्थान से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी एक अतिरिक्त प्रत्याशी को लेके दांव पेच खेले जा रहे हैं। पर बात हम करेंगे इससे अलग। हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। कल इसकी घोषणा हो गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो इस देश को इस समय चला रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी, और उनको समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो हमेशा ऐसे मौक़ों पर चौंकाने वाले नाम सामने लाते रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का नाम हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में धामी, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जहाँ तक पत्रकार या विश्लेषक आकलन क्या सोच भी नहीं पाए, उन नामों को लाके उन्होंने देश को चौंका दिया था। इन्हीं में नाम जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका नाम भी ऐसी श्रेणी में आप ले सकते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है वो कोरी कल्पना साबित हो जाए। और पत्रकारिता करते हुए मैं ये सिखाया गया था कि आप जज ना बने, आप कोई ऐसे नाम ना बोलें। लेकिन सवाल ये है कि अगर नाम नहीं बोलेंगे तो खबर कैसे बनेगी। तो जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ हो सकता है उसका जो सरप्राइज़ एलिमेंट है वो थोड़ा सा आप भी उस नाम को लेकर चौंकेंगे। और वो नाम है गुलाम नबी आज़ाद का। सारे यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं, जो पत्रकार कह रहे हैं, वो सबसे पहले जो नाम ले रहे हैं वो नाम ले रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो इस समय केरल के राज्यपाल हैं और वर्तमान के बुलंदशहर ज़िला सियाना के पास एक कस्बा है बुगरासी, जहाँ के वो रहने वाले हैं। और मुस्लिम होते हुए इस्लाम की या जो गलत परंपराएं हैं, चाहे वो हिजाब की बात रही हो, उसका खुलकर विरोध करना, शाहबानों के समय पर राजीव गांधी का साथ छोड़ देना, उनके ऐसे काम हैं जो अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये संघ की विचारधारा के और मोदी की विचारधारा के बड़े नज़दीक हैं और इनको बनना चाहिए। और ऐसे में उनके लिए क्या दिक्कत है, पर अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ ये है कि उनको काफ़ी कुछ मिल चुका है और कहीं ना कहीं एक आशंका ज़रूर मन में रहती है कि वो थोड़े ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं और न जाने कब किस बात पर ज़िद कर बैठें। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का दांव नरेंद्र मोदी क्यों खेलें, वो ऐसा जोखिम क्यों उठाएं। अब हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की। कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और जब संसद से उनकी विदाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार उनके लिए बोला और जो उनके विचार थे, उससे साफ ये झलक रहा था कि वो मोदी जी के दिल के बहुत करीब है। और मोदी जी ने उस समय एक वाक़या भी बताया था कि गुजरात के कुछ तीर्थयात्री कश्मीर में फंस गए थे, जिनकी मदद के लिए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को फ़ोन किया और उन्होंने उसकी मदद करी। ये दो बातें सिर्फ इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि ये उनकी नज़दीकियाँ बताते हैं। अब अगर हम राजनीतिक जोड़ घटाव की बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा देखिए, जो जब APJ अब्दुल कलाम बने थे तो वैसा नाम तो ये नहीं है कि बिल्कुल अनकंट्रोवर्सी हो और सब तरफ से लोग आ जाए, विपक्ष भी साथ आ जाए और सत्ता पक्ष भी साथ आ जाए। उतना अनकंट्रोवर्शियल नाम नहीं है। लेकिन अगर आप भविष्य की राजनीति की तरफ देखें तो ये नाम काफ़ी मुफीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए।
देखिए, जो वर्तमान हालात हैं इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पत्रकारों का एक खेमा है या राजनीतिक विश्लेषकों का एक खेमा है जो ये कहना चाहता है कि साहब इस समय हिंदुत्व का जो ज्वार है वो अपने चरम पर है, यानी कि लोहा बहुत गर्म है, तो इस पर एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बना के वो ऐसे गर्म तवे पर पानी क्यों डालेंगे, उसे ठंडा क्यों करना चाहेंगे। लेकिन इसी में दूसरी विचारधारा भी आती है। अब आपको याद करना पड़ेगा आरएसएस प्रमुख का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो हो गया, अब हर एक मंदिर के नीचे शिवलिंग खोजने की जो हमारी कोशिशें हैं ये बंद होनी चाहिए। क्या ये अलग अलग बयान थे या ये सोचा समझा बयान था? उसी समय पे नूपुर शर्मा का प्रकरण हो जाता है। खाड़ी देशों में नाराज़गी होती है, हालांकि उस नाराज़गी को देर सवेर उसी समय ये कहकर शांत कर लिया गया कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आज फिर उस बातों को दोहराया गया सरकार की ओर से कि वो निजी विचार है किसी व्यक्ति के और वो देश के विचार नहीं है। उसको लेके भी एक विवाद हुआ। अभी ईरान से जब मंत्री आए तो उन्होंने अपनी साइट पर डाल दिया, फिर भारत सरकार ने उस कमेंट को हटाने को कहा कि नूपुर शर्मा प्रकरण पर कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई बातचीत अजीत डोभाल या और अन्य पदाधिकारियों के साथ या मंत्रियों के साथ नहीं हुई। अब एक तरफ हिंदुत्व का ज्वार है, दूसरी तरफ मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाना, इसके लिए एक विचार और है, एक और विचारधारा, एक थॉट ऑफ जो प्रोसेस है वो एक अलग है। आज के सुधीश पचौरी जी का एक लेख है, उसमें उन्होंने लिखा कि लोग सोच रहे हैं कि भाई जो बीजेपी विरोधी हैं कि अब तो बीजेपी फंस गई और खाड़ी देशों ने नाराज़गी जता दी, माफ़ी मांगने पड़ी, उनके डोले ढीले पड़ गए, कस गए, ये हुआ और नाश हो जाएगा। लेकिन सुधीश पचौरी जी को उसमें भी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण नज़र आती है और वो कहते हैं कि ये सब कुछ उनके अनुरूप हो रहा है जैसा वो चाहते हैं और ये बीजेपी के लिए एक नई लाइफ लाइन है। अगर सुधीश पचौरी जी की बात माने ये लाइफ लाइन है तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम फिर एक मुफीद और एक सूटेबल बॉय की तरह से उनका नाम उभर कर सामने आता है। हालांकि चर्चाओं में कुछ लोग कहते हैं साहब मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का चुनाव भी नहीं लड़ाया गया और रामपुर से उन्हें लोकसभा का जहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी लड़ने को नहीं कहा गया, तो वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो दलित कार्ड खेल सकते हैं प्रधानमंत्री और मायावती जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तरह तरह के कयास हैं, तरह तरह की बातें हैं। हालांकि मायावती खुद इस बात से इनकार कर चुकी हैं। उधर नीतीश जी हैं जो शायद एक मन में अपना सपना पाले हुए हैं राष्ट्रपति बनने का, पर इसके लिए उन्हें बिहार सरकार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो वोटों का गणित है उसमें एक मार्जिनल डिफरेंस है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 49% सत्ता पक्ष के साथ हैं वर्तमान में अगर देखें और 51% विपक्ष के पास है। लेकिन विपक्ष एकजुट हो पाएगा क्या? कांग्रेस की उसमें चलेगी या नहीं चलेगी? उनके पास, विपक्ष के पास दूसरा कौन सा चेहरा होगा? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमें धीरे धीरे मिलेंगे। पर आज की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो नाम चल रहा है वो गुलाम नबी आज़ाद। ऐसा लगता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो उनके सारे लोग हैं बीजेपी के, शायद उनकी पहली पसंद बन जाएं। हालांकि आपको मालूम है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है और जो उसकी वोट की प्रक्रिया है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यूपी का जो विधायक है उसकी जो वोट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। करीब 4000 से ज़्यादा विधायक हैं, 750 से ज़्यादा सांसद हैं। इन सबको मिला के ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मणिपुर और सिक्किम के विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। अब देखना ये है कि कैसे बीजेपी ऐसा कैंडिडेट लाए जिसका कोई विरोध ना कर पाए और जो 2% का अंतर है उसको वो, चाहे वो बीजू जनता दल के साथ मिलके, चाहे वो वाईएस रेड्डी से मिलके या और लोगों को जोड़ के किसी भी तरह इस अपनी नैया को पार लगा ला जाए, या एक ऐसा नाम हो जिस पर दूसरे को विरोध करते हुए भी दिक्कत होने लगे। तो मुझे लगता है ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद शायद इनकी पहली पसंद बन सकते हैं। कयासबाजी है, हो सकता है मेरी कोरी कल्पना साबित हो, लेकिन क्योंकि ये नाम फिज़ाओं में तैर रहा था तो मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों के साथ, आपके साथ इसे साझा करूं। नमस्कार, धन्यवाद।